हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा हिस्ट्री में, वो सहायक संधि और हड़प नीति और आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू चलेगा, हिस्ट्री का है। ओके। ये क्या चीज, बीपीएससी जो है आपका 72वीं बीपीएससी और 14वीं जेपीएससी और तथा बीपीएससी एडीओ और बीपीएससी टीचर के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग इसको सही से कीजिएगा, जो भी तैयारी करने वाले हैं 14वीं जेपीएससी और बीपीएससी का। ठीक है, तो जो भी आपको बीपीएससी और बिहार एसएससी वगैरह जो भी देना है, झारखंड एसएससी देना है, आपके लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये सभी में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, आप यूपीएससी की ही क्यों ना कर रहे हो, आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिट होगा। और मेरी जहाँ तक समझ है और मेरी जहाँ तक आप लोग के लिए करवाया जा रहा है, पॉलिटी को मैं ऑलरेडी आपके लिए कंप्लीट करवा चुका हूँ। टॉपिक वाइज एमसीक्यू मतलब क्या होता है, इसमें हमारा क्या होगा, जैसे सहायक संधि है, हड़प नीति है, आपका आंग्ल मराठा युद्ध है, तो उसके बारे में क्या करेंगे, ये टॉपिक जैसे हो गया, तो इसकी हम लोग जानकारी लेंगे। ओके, इसकी हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। ओके, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, एमसीक्यू हम लोग करेंगे। ठीक है, और फिर हड़प नीति का आएगा, तो इसका हम लोग विश्लेषण करेंगे और फिर इसका एमसीक्यू करेंगे। और फिर इसका थर्ड टॉपिक जो है आंग्ल मराठा युद्ध, तो फिर इसको विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे और फिर इसका एमसीक्यू करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग मतलब टॉपिक उठाते हैं, उसका फुल एनालिसिस करते हैं और फिर एमसीक्यू करते हैं, और एमसीक्यू का भी जो आपका ऑप्शंस रहते हैं उनका भी एनालिसिस किया जाता है। तो इस तरीके से मेरा एक टारगेट है कि आप लोग का जो 8 मार्च को जेपीएससी होने वाला है, अप्रैल में आपका बीपीएससी एडीओ होने वाला है, तथा 72वीं बीपीएससी आने वाले हैं, और आपका बीपीएससी टीचर लगभग आपका 86,000 आपका पद बीपीएससी टीचर का बहुत जल्द ही आने वाला है। तो जो भी आप टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीचर के लिए, तो प्लीज आप लोग ये सब फोकस कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा है। झारखंड एसएससी भी आने वाले हैं बहुत जल्द, आपका बिहार एसएससी का फॉर्म आप लोग भर चुके हैं, तो उन पे भी आप ध्यान दीजिएगा। और ये जो है क्लास मेनली आप लोग के लिए ऐसा नहीं है कि बस मतलब 14वीं जेपीएससी का लिए है और 72वीं बीपीएससी, आप इसे पढ़ सकते हैं जो भी एग्जाम आप तैयारी करते हैं ए टू जेड के लिए। ओके, तो हम लोग चलते हैं बिना कुछ देर किए हुए। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल वेब्स एकेडमी पे, और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। तो प्लीज आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हमारा 1000 सब्सक्राइबर का एक मुहिम है, तो प्लीज उस मुहिम में अपना योगदान दें। और आपका ये योगदान ऐसे खाली नहीं जाएगा। आपको जो भी बच्चे 1000 पहले जो सब्सक्राइबर रहेंगे, जब हमारा फाउंडेशन कोर्स आएगा, तो उसमें क्या होगा कि आपको स्टडी गिफ्ट के तौर पर कुछ ना कुछ आपको दिया जाएगा। ओके, तो आप लोग जल्दी से जल्दी 1000 लोगों को जोड़िए और हम हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में आप मदद कीजिए, और आपके एग्जाम तक हम पहुंचने में आपको मदद करेंगे। ठीक है, ओके, चलते हैं। हमारा पहला जो है आपका आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध। ओके, आंग्ल मराठा युद्ध जो है आपका जो वार हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपका, थोड़ा और इसको जूम करते हैं। क्या है आंग्ल मराठा वार? ये 3 युद्ध हुआ था। कब? 1775 से आपका 1818 तक ये 3 वार हुए हैं। कौन सा? एंग्लो मराठा वार। ओके, किसके बीच? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। किसके किसके बीच? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ओके, और मराठों के बीच, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया वर्सेस मराठा। ठीक है, ये साम्राज्य के बीच लड़े गए, मराठा साम्राज्य के बीच। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुआ। देखिए एक्चुअली औरंगजेब जो था ना, जब औरंगजेब था 1700 आपका 17 तक, मतलब जो औरंगजेब जब था, तो उस समय क्या था ना, उस समय तक
पूरी सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापित नहीं हो पाया था। उसके बाद का जो आया ना, जो जो बना हमारा भारत का जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य जो स्थापित था, मराठा साम्राज्य है। जब आप मेनली रूप से हिस्ट्री जब पढ़ोगे आप मेरे से, मैं वहां पे बताऊंगा कि किस तरीके से मराठा जब इनका होता था ना, ये अटक से कटक तक का इनका साम्राज्य स्थापित था। इतने शक्तिशाली थे, समझ रहे हैं, अटक से कटक तक ये वर्ड आता है और इसमें मेंस का भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से जब भी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आप देखिएगा कि हाँ सर बोले थे इस चीज को, अटक से कटक, ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। कटक कहाँ है? उड़ीसा। और अटक कहाँ है ये अब एक आप खुद बताइएगा, ठीक है। चलते हैं, पहला जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उसके बारे में अब हम लोग नॉलेज लेते हैं, ठीक है। क्या है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इसके कारण क्या हुआ? तो पहले तो एक आप डेट याद रखिएगा, कौन सा? 1775 से आपका कब से है? 1782 तक, यानी ये 7 साल तक युद्ध चला था, ठीक है। 1775 से 1782 तक। कारण क्या था इसका? पेशवा माधवराव प्रथम जो थे कि मृत्यु के बाद मराठों में सत्ता संघर्ष होने लगा था, ठीक है। जब पेशवा माधवराव प्रथम जब मर गए, उनके बाद क्या हुआ कि मराठों में सत्ता संघर्ष के लिए मतलब संघर्ष चलने लगा, सत्ता के लिए संघर्ष चलने लगा। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने का समर्थन दिया। तो इसमें जो मेन कारण हुआ कि अंग्रेज ने रघुनाथ राव को जो पेशवा बनाने का समर्थन दिया था, यही कारण था कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध हुआ। मुख्य घटनाएं क्या था? बड़गांव का युद्ध 1779 में हुआ, ठीक है, जो 1775 से 1782 तक चल रहा था, तो उसमें युद्ध भी चला। बड़गांव की बड़गांव का युद्ध जो हुआ था ना, ये भी याद रखिएगा, 1779 में अंग्रेजों को इसमें बुरी तरह से हराया था मराठा, ये याद रखिएगा। लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा था। तो ये क्या है? बड़गांव का युद्ध में आपका क्या है? अंग्रेजों की हार हुई थी और इसमें लंबे समय तक ये संघर्ष चलता रहा था। अब परिणाम क्या हुआ था? सालवाई की संधि हुआ था 1782 में, और माधवराव जो द्वितीय को पेशवा को मान्यता दिया गया। जो रघुनाथ राव को बनाया गया था उनको हटा दिया गया था, ठीक है। और किनको बनाया गया? ये माधवराव द्वितीय को, ठीक है। माधवराव जो फर्स्ट मर गए थे, उनके बाद माधवराव द्वितीय बना। 1782 में सालवाई की संधि हुआ था, बड़गांव का संधि 1779 में, और प्रथम जो युद्ध चला था 1775 से 1782 तक। ये आप डेट तो फैक्चुअल आप याद रखिएगा, ओके। अंग्रेजों को कोई बड़ा क्षेत्र नहीं मिला इसमें, और मराठों की शक्ति बनी रही। और इसमें जब हारा था ना, तो अंग्रेज को कहीं ना कहीं शर्मनाक हार हुई थी, ठीक है। अगला जो हमारा है आपका मराठा युद्ध, ये कब हुआ था ये देखते हैं थोड़ा। ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से देखिए 1782 तक जो था, ठीक है। 1775 से देखिए कितना तक चला है ये, 1775 से 1782 जो फर्स्ट चला था, उसके बाद शांत हो गया था। सोचो कितने दिन तक इन लोग शांत रहा, मतलब 18 साल और 3, 21 साल तक शांत रहा, ठीक है। उसके बाद क्या किया? 1803 से 1805 में द्वितीय युद्ध हुआ, आंग्ल मराठा युद्ध। कारण क्या बना कि मराठा जो सरदार की आपसी संघर्ष हुआ। देखिए मराठा सरदार बनाया गया था, ठीक है, जैसे सिंधिया हो गया, होलकर हो गया, भोसले हो गया, ये सब मिलकर मराठा जो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा बेसिन की संधि स्वीकार करना। देखिए क्या हुआ था, मराठा सरदार के आपसी संघर्ष चल रहे थे, उसी में पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे द्वारा क्या हुआ कि बेसिन का संधि कर लिया गया। किसके बीच में? आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ठीक है, बेसिन की संधि कर ली गई। कब? 1802 में। और ये संधि किस लिए किया गया? ताकि क्या हो कि पेशवा बाजीराव द्वितीय को क्या बना दिया जाए? आपका मराठे का मतलब साम्राज्य का राजा बना दिया जाए, ठीक है। इसका कारण क्या है ना इसके पीछे? एक्चुअली ये हुआ था ना कि यहाँ पे सिंधिया होलकर जैसे जो मुख्य सरदार थे, तो कहीं ना कहीं पेशवा जो मतलब इनके बीच में
मतलब ये अपना प्रभुत्व स्थापित करने के चक्कर में आपस में ही सरदारों को लड़वा दिया था। तो यही बचने के लिए आपको क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 1802 का बेसिन का संधि कर लिया था। ओके, प्रमुख मराठा नेता कौन थे? सिंधिया थे, होलकर थे, भोसले थे। मुख्य युद्ध जो हुआ आपका, देखिए इसमें क्या हुआ, द्वितीय युद्ध में आपका आंग्ल में असाई का युद्ध हुआ। ठीक है, असाई का युद्ध 1803 में और लासवारी का युद्ध 1803 में। असाई का और लासवारी का युद्ध, ये याद रखिएगा। इसमें क्या हो गया कि मराठों की हार हो गई। ठीक है, अंग्रेजों के मध्य एवं उत्तर भारत में बड़े क्षेत्र मिले, मराठा एकता कमजोर हुआ। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि द्वितीय में मराठों की हार हुई और एक बहुत बड़ा मतलब आपका क्षेत्र अंग्रेजों को मिला। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध फिर कब हुआ? 1800, देखिए 1805 में जो युद्ध हुआ आपका, उसके बाद क्या हुआ आपका, 12 साल के बाद फिर क्या हुआ आपका, क्या होता है कि 1817 में आपका एक और युद्ध हुआ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसमें कारण क्या है? 1817 से आपका 1818 तक चला। ओके, ये थर्ड वाला था। ठीक है, थर्ड बार था। अंग्रेजों द्वारा मराठा शक्ति को समाप्त करने का प्रयास किया गया और पिंडारियों के विरुद्ध कार्रवाई किया गया। क्या था ना, पिंडारी जो थे आपका एक हो मतलब छापा मार, ठीक है, छापा मार एक विधि जानते थे आपका मराठा, वो पिंडारियों से ही सीखे थे। ठीक है, पिंडारियों से ही सीखे थे। पिंडारी जो थे ना, ये कहीं ना कहीं आपका मराठा का एक सैनिक के रूप में काम करते थे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, पिंडारियों के विरुद्ध कार्रवाई किया गया। मुख्य घटना क्या हुआ कि पेशवा बाजीराव द्वितीय की पराजय हो गई और सतारा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। परिणामता क्या हो गया कि मराठा साम्राज्य का अंत हो गया आपका 1818 में और पेशवा शाही समाप्त हो गया। ठीक है, भारत पर ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित हो गया। तो ये आप याद रखिएगा कि 1818 से ब्रिटिश राज पर मतलब पूर्ण रूप से वर्चस्व ये स्थापित कर लिए थे। कौन? आपका अंग्रेज। ओके, आगे चलते हैं। अब इनका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं, मतलब आपका एमसीक्यू देखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अपना अपनाए हैं। ठीक है, पॉलिटी से ही। तो पॉलिटी का हमारा तो बहुत अच्छा सा मतलब बहुत आपको अच्छे से समझ में आया है, मुझे पता है और बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ। जो भी नए लर्नर है, तो प्लीज आप लोग पॉलिटी का भी प्लेलिस्ट में सारे वीडियो डाला गया है। तो आप वहां पे मेरे चैनल पे जाइएगा, वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटेजी चैनल यानी वेब्स एकेडमी पे, और वहां पे प्लेलिस्ट में उसका देखिएगा कि आपको पॉलिटी का एमसीक्यू मिलेगा आपको टॉपिक वाइज। ठीक है, जिस तरीके से ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज भी चल रहा है अभी, ज्योग्राफी में आज ही मैं करवाया हूँ आपका मृदा करवाया हूँ। भारत की जलवायु हो चुका है, भारत की मृदा हो गया, भारत का प्राकृतिक वनस्पति हो गया और सामान्य परिचय भी हो गया है। तो सामान्य परिचय भी आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, सामान्य परिचय से भी एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। और ये हिस्ट्री का टॉपिक में आपका कैसे यूरोपीय आगमन किए, क्या पुर्तगाल थे, क्या आपका डच, फ्रांसीसी, आपका अंग्रेज, आपका प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, आपका ये द्वैध शासन, ये सब मैं करवा चुका हूँ। तो प्लीज आप लोग जाके देखिए। हिस्ट्री में भी प्लेलिस्ट जो 72वीं बीपीएससी के तौर पे था, उस तरीके में मैं करवाया हूँ। मैं उसको आज क्या कर दूंगा कि हिस्ट्री एमसीक्यू करके एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा। ओके, तो चलते हैं बिना कुछ देर किए हुए। एक छोटा सा मुहिम है, प्लीज यार जो भी बच्चे आते हैं नया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक छोटा सा लाइक कीजिए। लाइक करने में क्या जाता है आपको, कमेंट करने में क्या जाता है आपको। ऐसे तो आप लोग को देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब अगर रील्स वील्स जो भी देखते हैं आप लोग, उस पे लाइक भी करते होंगे, कमेंट भी करते होंगे। तो प्लीज यार पढ़ने वाले चीजों पर भी तो किया कीजिए, आप ही लोग के लिए है ना। आप लोग जब हमें सपोर्ट कीजिएगा तभी तो आप लोग के लिए कुछ कर पाऊंगा। तो प्लीज आप लोग कोशिश कीजिए कि हमारा 1000 जो सब्सक्राइबर है बहुत जल्दी ही पूरा कर, और पूरी वीडियो आप लोग देखे कीजिए, पूरी क्लास आप देखिएगा ना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ओके, जो भी बच्चे आते हैं प्लीज पूरे क्लास देख के जाइएगा। पहला क्वेश्चंस क्या करा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध,
ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से जो 82 में चला था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि यह युद्ध मुख्यतः पेशवा उत्तराधिकारी विवाद के कारण हुआ था। तो ये हमारा सही है, क्योंकि माधव राव जो थे आपका फर्स्ट का मृत्यु हुआ था, उसके बाद पेशवाओं के पद के लिए विवाद हो गया था। और सेकंड क्या है आपका, इस युद्ध में अंग्रेजों को निर्णायक सैन्य विजय प्राप्ति हुई थी, ऐसा कहीं नहीं, ये गलत है। युद्ध अनिर्णायक रहा था, ठीक है, यानी अंग्रेज हार गया था। सलवाई की संधि ने मराठों की राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिया था, ये ऐसा नहीं है। सलवाई की संधि 1802 में जो हुआ था आपका, ऐसा नहीं है, सलवाई की संधि मराठों के लिए अपमानजनक नहीं था। यानी कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन नंबर सिर्फ ए है जो आपका सिर्फ सही है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि बसेन की संधि, जो बेसिन की संधि 1802 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, तो ये सही है। इस संधि के अंतर्गत पेशवा ने एक अस्थायी अंग्रेजी सेना रखने का आपका रखने के लिए अंग्रेजी सेना रखना स्वीकार किया, ठीक है, अंतर्गत पेशवा अपना अंग्रेजी सेना रखना स्वीकार किया, तो ये सही है। क्योंकि क्या हुआ था ना, सहायक संधि की मुख्य ये शर्तें ही होता था, तो एक तरह से ये क्या था कि सहायक संधि ही किया गया था बेसिन के संधि, तो ये सही है। इस संधि को मराठे संघ के सभी प्रमुख सरदारों ने स्वीकार किया था, तो ऐसा नहीं था। ये क्या था कि सिंधिया थे और आपका भोसले और होलकर जो थे ये विरोध में थे, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या से सही है, तो ये कौन सा सही है ये हम लोग देखते हैं। पहला क्या है कथन हमारा कि आइस का युद्ध 1800 मतलब युद्ध जो हुआ था सिंधिया के विरुद्ध लड़ा गया था, क्या ये सही है? तो हाँ, ये आइस का युद्ध जो था ना सिंधिया के विरुद्ध ही लड़ा गया था। जब 1802 में आपका बसिन का संधि किया गया था, तो ये विरोध जब कर रहा था सिंधिया, तो इसके विरुद्ध क्या करा गया था, असई की युद्ध लड़ा गया था कब, 1803 में, ठीक है, तो ये सही है। असई का युद्ध कब हुआ था, 1803 में, तो ये भी याद रखिए। भोसले ने देवगांव की संधि पर हस्ताक्षर किया था, तो ये सही है। भोसले ने देवगांव की संधि पे आपका हस्ताक्षर किया था, तो दूसरा भी सही है, यानी 1 और 2 सही है। इस युद्ध के बाद पेशवा शाही समाप्त हो गया था, तो नहीं। थर्ड जब युद्ध हुआ था ना आपका 1818 में, आपका 1817 से जो 1818 चला था, उसमें ये पेशवा का मतलब जो पेशवा शाही समाप्त किया गया था, यानी तीसरे युद्ध में। तो ये हमारा लिए थर्ड जो कथन है गलत है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ 1 और 2 सिर्फ सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न क्या कह रहा है कि तृतीय जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ आपका 1817 से 1818 तक, ये इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए क्या है कि आपका इसमें जो है आंसर जो हो जाएगा, पिंडारियों की गतिविधियां इस युद्ध का तत्कालिक कारण बनी थी, ठीक है। पिंडारियां समस्या को बहाना बनाकर अंग्रेज ने निर्णायक कार्रवाई किया था, इसका पिंडारी का बहाना बना लिया था अंग्रेज, और इसी के कारण आपका निर्णायक कार्रवाई किया। यह युद्ध मराठों के राजनीतिक के अंत का कारण बना था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा सही हो जाएगा, ओके। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? तो कौन सा परिवर्तन हुआ, तो ये आप बताइए। पहला जो है, अंग्रेज भारत की सर्वोच्च शक्ति बन गया, ठीक है, ये सही है आपका। दूसरा क्या है हमारा कि मराठा संघ का पूर्ण अंत हो गया, तो ये भी पूर्ण जो संघ था उसका समाप्त हो गया। मुगल सम्राट अंग्रेजों का आश्रित बन गया, तो ये भी आपका सही है। मुगल सम्राट नाम मात्र का शासक रह गया था, मराठा शक्ति ऐसे भी समाप्त हो गया था तृतीय युद्ध के बाद, अंग्रेजों का पूर्ण वर्चस्व बन गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि सालवाई की संधि जो 1782 में हुआ था, ये कब हुआ था? जब आपका फर्स्ट युद्ध जो हो रहा था 1775 से 1782 तक जो चला था आपका, तो उस समय 1782 में आपका सालवाई का संधि हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। वेस्टर्न का संधि 1802,
ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा कि यह संधि प्रथम आंग्ल मराठा के युद्ध के अंत के बाद हुआ, तो ये सही है हमारा, 1782 में हुआ था, आपका आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ही हुआ था। युद्ध का उद्देश्य पेशवा उत्तराधिकारी विवाद था जो हमारा, और अंग्रेज मराठा संबंध को स्थिर करना था। दूसरा क्या था हमारा जो कथन बोल रहा है, इसके तहत अंग्रेज ने मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया, तो ये भी सही है। ठीक है, ये क्या था कि जब रघुनाथ राव को बनाया था ना पेशवा, तो इसमें फिर जब संधि किया गया, जब लड़ाई हुआ तो फिर संधि किया गया, तो संधि में दोनों पक्षों ने क्या कहा कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की शर्त रखी थी। इसके बाद लगभग जैसे इस संधि के परिणाम स्वरूप मराठा शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गया। थर्ड मतलब ऐसा नहीं है, थर्ड में हुआ था आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, और इसके बाद लगभग 20 वर्षों तक शांति रहा था आपका। ठीक है, और उसके बाद फिर 1805 में जाके आपका फिर से 1803 में लड़ाई हुआ था। ठीक है, और ये संधि जो हुआ था आपका मतलब जो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा केवल एक और दो, क्योंकि ये थर्ड वार में हुआ था। ठीक है, आपका 1817 से 1818 के बीच। ठीक है, और ये सलवाई की संधि तो सिर्फ क्या हुआ था, युद्ध को समाप्त करने और संतुलन बनाने के लिए किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है हमारा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के समय लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल था। तो क्या ये सही है? सही है, क्योंकि गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली का जो कार्यकाल था ना 1798 में आया था। ठीक है, और 1805 तक इनका कार्यकाल चला था। यानी ये सहायक संधि जो आया था 1799 में, मतलब जो आपका सबसे पहले 1798 में ही हैदराबाद के साथ किया गया था। ठीक है, सहायक संधि का जन्मदाता जो बोला जाता है ये इन्हीं लॉर्ड वेलेस्ली को ही बोला जाता है। ठीक है, और असई का युद्ध जो 1803 में और लासवारी का युद्ध 1803 में, इसी युद्ध द्वितीय युद्ध के दौरान हुआ था, तो ये भी सही है। और आपका थर्ड जो हमारा क्या कह रहा है, थर्ड कि इस युद्ध में मराठा सरदारों ने संयुक्त कमान के तहत लड़ाई की, तो ये भी सही है। ठीक है, ओके, ये क्या है, नहीं आपका थर्ड जो है, इस युद्ध में मराठा सरदारों ने संयुक्त कमान के तहत लड़ाई नहीं किया था। इसमें क्या था ना, मराठा सरदारों ने सिंधिया भोसले और होलकर अलग अलग थे। ठीक है, ये अलग अलग थे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये अक्सर गलती करवाता है, जैसे देखिए अभी गलती हो करवा रहा था। फोर्थ हमारा क्या है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों को मध्य और उत्तर भारत में क्षेत्रीय लाभ प्राप्त हुआ था, तो ये लाभ प्राप्त हुआ था। ठीक है, क्योंकि दोआब क्षेत्र जो मिल गया था। ठीक है ना, दोआब क्षेत्र जो हुआ था आपका, दोआब क्षेत्र प्राप्त हुआ था इनको, ये भी याद रखिएगा। बुंदेलखंड, दिल्ली क्षेत्रों पर अंग्रेजों का क्या हुआ था, प्रभाव बढ़ा था। यानी 1 2 4 जिसमें रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा सही। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के संदर्भ में कौन सा कथन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा कथन हमारा सही है। तो ठीक है, ये हम देखते हैं कौन सा कथन हमारे लिए सही है। तो पहला जो ऑप्शन यहाँ कर रहा है क्या हमारा कि इस युद्ध पिंडारियों की समस्या को समाप्त करने के लिए लड़ा गया था। चलिए ये भी सही है, पिंडारियों की गतिविधियों ने युद्ध का बहाना दिया था। लॉर्ड हेस्टिंग जो थे उस समय गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था उस समय, लॉर्ड हेस्टिंग थे। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग थे। उन्होंने क्या कहा कि पिंडारियों को बहाना दिया, और लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों को समाप्त करने और मराठा शक्ति को कमजोर करने के लिए ये अभियान चलाया था। और दूसरा क्या है हमारा, इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था, तो ये भी सही है हमारा, दूसरा भी सही है, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल जो था 1813 से आपका 1823 तक चला था। ठीक है, ये रहे थे आपका भारत का गवर्नर जनरल यानी लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग चले थे, और लॉर्ड वेलेस्ली जो था 1798 से 1805 तक रहा था, वो पीछे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में था। अब थर्ड क्या कह रहा है यहाँ पे, इस युद्ध के पश्चात पेशवा बाजीराव द्वितीय को बिठूर कानपुर भेजकर निर्वासित कर दिया गया था, तो ये भी सही है हमारा। ओके, भेजकर पेंशन के पर निर्वासित कर दिया था। और चौथा क्या है कि इस युद्ध के बाद मराठा संघ का पुनर्गठन किया गया, मराठा साम्राज्य ही खत्म कर दिया गया। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2 3 जो है हमारा सही है, यानी कथन, और इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ओके,
अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से 1805 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस युद्ध में असाई और लासवारी के युद्ध शामिल थे। ठीक है, 1803 में हुआ था। मराठा सरदार सिंधिया भोसले दोनों इस युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ प्रारंभ से एकजुटे थे, तो ऐसा कहीं नहीं थे, ये अलग अलग लड़े थे। ठीक है, होलकर शुरू में युद्ध में शामिल नहीं था और सिंधिया और भोसले अलग अलग थे, तो ये आप याद रखिएगा। थर्ड हमारा क्या कथन बोल रहा है कि द्वितीय युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को मध्य भारत और उत्तर भारत क्षेत्रीय लाभ प्राप्त हुआ, तो सही बात है। दोआब का क्षेत्र प्राप्त हुआ था, बुंदेलखंड का क्षेत्र प्राप्त हुआ था, दिल्ली का क्षेत्र भी मिला था। यह अंग्रेज की मध्य और उत्तर भारत प्रभुत्व की क्या था, नींव माना जाता है। तो 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही है। ओके, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जो कह रहा है हमारा कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो आपका 1817 से 1818 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या था कि इस युद्ध के समय पेशवा बाजीराव द्वितीय मराठा संघ के प्रमुख थे। क्या ये प्रमुख थे? तो ये भी सही है। ठीक है, प्रमुख थे। ओके, तृतीय युद्ध के समय पेशवा बाजीराव द्वितीय मराठा संघ के प्रमुख थे ही। ओके, दूसरा क्या कह रहा है, ये युद्ध केवल पेशवा के विरुद्ध लड़ा गया था, अन्य मराठा सरदार शामिल नहीं हुआ था। तो ऐसा नहीं है, मराठा सिंधिया भोसले अन्य सरदार भी प्रारंभिक समय में अलग अलग भूमिका निभाई, इसलिए केवल पेशवा कहना यहाँ पे गलत है। और थर्ड में हमारा क्या है कि इस युद्ध के बाद सतारा राज्य को ब्रिटिश संरक्षण में रखा गया, ये सही है। सतारा राज्य को ब्रिटिश संरक्षण में रख दिया गया और छत्रपति प्रताप सिंह को शासक बनाया गया था। किसको? छत्रपति प्रताप सिंह को आपका शासक बनाया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, प्रताप सिंह को शासक बनाया गया था। और चौथा क्या बोल रहा है कि तृतीय युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को निर्वासित करके बिठूर भेज दिया था, यानी कानपुर भेजा था। तो ये सही है, तो यानी हमारा 1, 3, 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, इस युद्ध का प्रमुख कारण मराठा सरदारों की आपसी फूट और अंग्रेजों की सहायक संधि का नीति था। सही है, बेसिन की संधि किया गया था 1803 में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, युद्ध में 1802 में किया गया था। ओके, युद्ध में होलकर परिणाम से ही मराठा सेना के पक्ष में थे। तो क्या ऐसा था? तो ऐसा नहीं था। होलकर परिणाम में युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन बाद परिस्थिति अनुसार भूमिका अपना निभाया था। ठीक है, और थर्ड क्या कह रहा है कि इस युद्ध के बाद अंग्रेज ने मध्य भारत और उत्तर भारत के प्रभुत्व स्थापित किया। तो ये भी सही है। दोआब का क्षेत्र मिला था, बुंदेलखंड मिला था। असह्य और चौथा जो हमारा कथन कह रहा है कि असह्य लावासारी के युद्ध इस युद्ध का हिस्सा था। तो ये भी सही है, यानी 1, 3 आपका 4 जो है आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सालवाई संधि जो हुआ 1782 में और इसके परिणाम के संदर्भ में एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या था कि इस संधि ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया। चलिए सही है, ये भी आपका। दूसरा क्या था आपका कि इसके पश्चात मराठा और अंग्रेज के बीच लगभग 20 वर्षों तक शांति रही। ठीक, ये भी सही है। इस संधि के बाद अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य पर पूर्ण नियंत्रण किया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये थर्ड मराठा युद्ध हुआ था तब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो गया। अगला प्रश्न है कि बसिन की संधि 1802 में जो किया गया, इसके कथनों पर विचार कीजिए। इस संधि के पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ये भी सही है आपका। 1802 में इस संधि के अंतर्गत पेशवा ने विदेशी शक्तियों से स्वतंत्र संधि करने का अधिकार खो दिया था। ये भी सही है। सहायक संधि के तहत पेशवा ने क्या किया था कि अपनी विदेशी शक्तियों से स्वतंत्र संधि करने का अधिकार खो दिया था। यहाँ पे ब्रिटिश आपका प्रभुत्व की नींव पड़ा था। तो ये हमारा दूसरा नंबर का दूसरा कथन भी सही है। थर्ड क्या बोल रहा है, इस संधि के बाद मराठा सरदारों ने इसे तुरंत स्वीकार किया। ऐसा नहीं, सिंधिया भोसले हो गए, होलकर हो गए, इनका विरोध किया था। ठीक है, तुरंत स्वीकार नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न हमारा क्या क्या है कि असई और लासवारी का युद्ध जो हुआ था 1803 में, इसके निम्नलिखित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कर रहा है कि असई और लासवारी के युद्ध जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1850 का हिस्सा रहा था। चलिए सही है। ओके,
और दूसरा क्या कह रहा है कि इस युद्ध में मराठा सेना एक संपूर्ण संयुक्त कमान के तहत लड़ा, ऐसा नहीं है। ठीक है, युद्ध के बाद अंग्रेजों को मध्य भारत में और उत्तर भारत में क्षेत्रीय लाभ प्राप्त हुआ, सही है। 1 और 3 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, क्या है, अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है आपका कि तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के परिणाम स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है कि इस युद्ध के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को विठूर कानपुर निर्वासित किया, सही है। मराठा संघ और पेशवा शाही को पूर्ण रूप से अंत किया गया, ये भी सही है। सतारा राज्य को ब्रिटिश संरक्षण में रखा गया और छत्रपति प्रताप सिंह को शासक बनाया गया, तो थर्ड कथन भी हमारा सही है। ठीक है, इस युद्ध के फोर्थ कथन जो बोल रहा है, इस युद्ध के बाद मराठा सरदार ने ब्रिटिशों के साथ मिलकर एक नई मराठा परिसंघ प्रणाली स्थापित की, ऐसा कहीं नहीं है। कोई नई मराठा परिसंघ प्रणाली स्थापित नहीं हुआ था। यानी 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है यहाँ पे सही होगा। 1 2 3। ठीक है, चौथा हमारा गलत है। और आज मतलब इस टॉपिक का लास्ट जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे आपके सामने पेश हो रहा है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि इस युद्ध का जो तत्कालिक कारण था पेशवा उत्तराधिकारी विवाद था, सही है। दूसरा क्या है, युद्ध में अंग्रेजों का निर्णायक विजय प्राप्त हुआ, ऐसा कहीं नहीं है। रहा था, कहीं ना कहीं अंग्रेज इसमें हार गए थे। ठीक है, युद्ध के अंत में सलवाई की संधि हुई थी, तो ये आपका युद्ध के अंत में सलवाई की संधि आपका हुआ था 1782 में। ठीक है, तो ये सही है। 1 और 3 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा आज क्या है, सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि। समझिए भैया, सहायक संधि नीति। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी क्या है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि किनके द्वारा लाया गया था। तो लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली जो था ना आपका, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बन के आया था, 1798 से 1805 के बीच में ये भारत में आया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनके। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में विस्तार और फ्रांसीसी प्रभाव को कम करना था। ठीक है, और रणनीति क्या रहा इसका, स्ट्रेटेजिक क्या रहा आपका, सहायक संधि प्रणाली, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लाया, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का विस्तार करना, मराठा और अन्य राज्यों को नियंत्रित करना, बिना सीधे युद्ध किए। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा सहायक संधि नीति पढ़ते हैं। क्या है मूल विचार, कोई भी भारतीय राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में आए। ठीक है, कोई भी भारतीय राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में आए, राज्य को ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने की अनुमति देनी थी। ठीक है, राज्य को विदेशी नीति में स्वतंत्र निर्णय नहीं लेने दिया जाता था। इसके बदले राज्य को ब्रिटिश सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा का आश्वासन मिला। मतलब अगर छोटे छोटे टुकड़े में जो हमारा राज्य बटा हुआ था पहले साम्राज्य, वो क्या था कि जैसे ये मान लिया जाए कि ये अंग्रेज है, मान लिया जाए कि ये इसको डर है इससे। ठीक है, क्योंकि आपस में ही लड़ते थे। ठीक है, जब तक आपस में नहीं लड़ते तो ये एक रहते, तो ये छोटा सा इसको तो मार भगाते ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को, तो जो इसको मान लिया जाए कि कुछ डर रहता था, तो इसको जब संरक्षण देता था तो उसके बदले में क्या कहता था, पहला जो है यहाँ पे कि आप तो है कि कोई भी आ सकता है मेरे संरक्षण में, सबसे पहले। और इसमें अगर आप संरक्षण दिए तो क्या है कि ब्रिटिश जो सेना है ना, ब्रिटिश सेना आप अपने राज्य में रखेंगे। ठीक है, अपने क्षेत्र में रखेंगे, उसका खर्चा, उसका वेतन, उसका खाना पीना, रहना, सोना, बैठना जितना भी है वो कौन करेगा, राज्य करेगा। ठीक है, उसके और उसका बाद क्या है कि दूसरा क्या है कि आप विदेश, मतलब किसी से भी आप, मतलब आप विदेशी, मैंने उस समय समझ रहे हैं, उस समय का मतलब था कि आप अपने क्षेत्र से बाहर कोई विदेशी, आज भी वही बने, मतलब भारत से अगर बाहर हो, कोई भारत क्षेत्र से बाहर हो गया तो विदेशी कहलाया। तो विदेशी आप निर्णय नहीं ले सकते, मतलब कोई अलग साम्राज्य से आप ना तो संधि कर सकते हैं, ना तो आप व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या है, बिना निर्णय, मतलब स्वतंत्र निर्णय अपना खोने, यानी इसी को बोला जाता है ना आपका कि आप एक संप्रभु स्टेट नहीं रह गए। ठीक है, संप्रभु स्टेट नहीं रह गए, आप डिपेंडेंट है किसी पे। ठीक है, इसके बदले क्या करता था, ये दो चीजों के बदले, मतलब क्या है, राज्य को ब्रिटिश सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा का आश्वासन। और इसमें एक और चीज था, एक अधिकारी को अपने
मतलब साम्राज्य में, मतलब राज्य में रखना पड़ता था, जो देखता था कि क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, तो निगरानी का काम भी करता था। प्रमुख उदाहरण जो है आपका एग्जाम्पल जो हम लोग देखते हैं 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ सलवाई की जो आपका बेसिन का जो संधि किया गया था, वो एक प्रकार का क्या था आपका अंग्रेज माध्यम संधि के माध्यम से अंग्रेज के संरक्षण में आया था, इसी के संरक्षण में, यानी सहायक संधि किया था। और 1799 में मैसूर, ठीक है, मैसूर जो था सैयद हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान के खिलाफ सहायक संधि प्रणाली लागू किया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। 1803 से 1805 सिंधिया और भोसले को दिया गया। द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेज प्रभुत्व बढ़ गया, ठीक है, तो ये आप याद रखेगा। प्रमुख शर्तें क्या था? भारतीय राज्य अंग्रेजों की सेना अपने क्षेत्र में रखने की अनुमति, राज्य वही विदेशी नीति में स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता है, युद्ध या किसी बाहरी खतरे में ब्रिटिश सेना का उपयोग होगा, राज्य को ब्रिटिश सेना का खर्च वहन करना पड़ेगा, तो ये मैं आपको पीछे भी पढ़ा सकता। इसका प्रभाव क्या हो सकता है? देखिए, सकारात्मक जो है ब्रिटिश के दृष्टिकोण से क्या हुआ कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का विस्तार हुआ, मराठा और अन्य रियासतें की राजनीतिक स्वतंत्रता कम गई, ठीक है। थर्ड क्या हुआ कि फ्रांसीसी प्रभाव को भी कमी हुआ। नकारात्मक क्या पड़ा आपका भारतीय दृष्टिकोण से कि आपका स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति को समाप्त किया गया। दूसरा क्या है कि मराठा संघ कमजोर हो गया। थर्ड क्या हुआ कि भविष्य में अंग्रेज के खिलाफ कोई स्वतंत्र प्रतिरोध आपका असंभव हो गया। ओके, अब सहायक संधि के बारे में अब यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं एमसीक्यू। तो इससे बढ़ने से पहले प्लीज यार, एक छोटा सा हम लोग का 1000 सब्सक्राइबर का एक मुहिम है, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जो भी स्टूडेंट नए आए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ठीक है। आपको कैसा क्लास लग रहा है आप कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइए और लाइक जरूर किया कीजिए और शेयर भी कीजिए आप इस क्लास को, ठीक है। सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस नीति के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो पहला कथन क्या करा कि इसे लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था, तो ये सही है। इसके तहत भारतीय रियासतों को ब्रिटिश सेना अपने क्षेत्र में रखना पड़ता था, तो ये भी सही है। इसके अंतर्गत भारतीय रियासतों को स्वतंत्र रूप से विदेशी शक्तियों से संधि करने का अधिकार था। क्या इसको अधिकार था? तो ऐसा नहीं था, ठीक है। तो 1-2 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्र संधि आप कहीं से कुछ भी नहीं कर सकते थे, विदेशी निर्णय ही आपका मतलब स्वतंत्र नहीं था। दूसरा क्या है कि सहायक संधि के प्रमुख उद्देश्य में से कौन सही है, कौन सा सही है? तो ये कौन सा सही है? मराठा और अन्य रियासतों के ब्रिटिश नियंत्रण में लाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली का जो सहायक संधि था का उपयोग ब्रिटिश प्रभुत्व बढ़ाने के लिए किया गया था और नीति का उद्देश्य था कि मराठा और अन्य राज्यों को नियंत्रित करना था और फ्रांसीसियों का प्रभाव आपका यहाँ पे खत्म करना था, ठीक है। 1802 का जो बेसिन संधि हुआ था किस नीति के अंतर्गत की गई थी? तो ये सहायक संधि के अंतर्गत ही किया गया था। सब्सिडरी अलायंस से कौन किया था? लॉर्ड वेलेस्ली और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था। ये अंग्रेजों के संरक्षण में लाने के लिए यह संधि की गई थी और परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज सेना पेशवा के क्षेत्र में रही और पेशवा विदेशी संधि नहीं कर सकता था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सहायक संधि की प्रमुख शर्तों में सही से सही कथन चुनिए। तो पहला कथन क्या है कि रियासत को ब्रिटिश सेना का खर्च वहन करना पड़ता था, सही है। दूसरा क्या है? रियासत को स्वतंत्र रूप से विदेशी संधि करने की अनुमति थी, नहीं है। ब्रिटिश सेना को किसी बाहरी खतरे में इस्तेमाल किया जा सकता था, तो ये किया ही जाता था। तो 1 और 3 हमारा सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है क्या कह रहा है कि सहायक, 1 मिनट थोड़ा सा इसको और ऊपर कर दो, सहायक संधि के परिणाम क्या हुए? तो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व बढ़ा, ठीक है। दूसरा, मराठा अन्य से स्वतंत्र बनी, ऐसा नहीं है, गलत हो गया। फ्रांसीसी प्रभाव कम हुआ, तो 1 और 3 हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न है कि सहायक संधि नीति के दौरान क्या सही है? के दौरान क्या सही है? तो ये हम देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर, रियासतों को क्या है तो युद्ध में सहयोग के लिए ब्रिटिश सेना रखना अनिवार्य था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। बसिन के संधि के तहत पेशवा अंग्रेज संरक्षण में आए थे, तो ये भी रियासतों में क्या है तो युद्ध में सहयोग के लिए ब्रिटिश सेना रखना अनिवार्य कर दिया गया था। ओके, नीति के तहत ब्रिटिश सेना का अस्थायी अस्तित्व जो अनिवार्य था। नीति का उद्देश्य था कि आपका ब्रिटिश सेना जो है आपको ये रखने का था, ठीक है।
तो ये आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आपको सहायक संधि के प्रमुख प्रभाव क्या थे? तो क्या-क्या थे आपका देखते हैं कि मराठा शक्ति कमजोर हुई, ठीक है। दूसरा ब्रिटिश प्रभुत्व बढ़ा, ठीक है। थर्ड फ्रांसीसी प्रभाव समाप्त हुआ, ये भी सही है। और फोर्थ क्या हुआ, रियासतें स्वतंत्र हुआ, ऐसा नहीं है, 1 2 3 ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ओके। रियासतें स्वतंत्र नहीं बनी थी, तो ये कहीं ना कहीं हमारा क्या है, ऑप्शन जो है आपका ये गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। क्या है आपका अगला प्रश्न कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि नीति, ये जो है यूपीएससी में अधिक बार क्यों पूछा जाता है, ऐसा नहीं है मतलब सहायक संधि को कि मतलब ये क्या है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं गलत लग गया है, लेकिन ये देखिएगा कि आपका ये नीति जो है ना, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का आधार बना था, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। जो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये आपका सहायक संधि से। तो सहायक संधि की प्रमुख शर्तों में से गलत कौन है? तो ये क्या है, रियासतों को विदेशी संधि स्वतंत्र प्राप्ति, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हमारा जो है सेकंड जो है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको हड़प नीति कहा जाता है, ठीक है। आपका हड़प नीति, डलहौजी का, लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कार्यकाल कब रहा? 1848 से 1856। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन के आया। प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में इसका भी विस्तार करना था। नीति का मुख्य हथियार था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति करना, ठीक है। और अन्य सुधारें भी ये किया है, जैसे सड़कें, रेलवे, इन्हीं का देन है। टेलीग्राफ, डाक व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार, ये सब किया है। हड़प नीति का मूल विचार क्या है? यदि किसी रियासत का शासक हायर लेस हो जाए, मतलब उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो उसके बारिश को अंग्रेज स्वीकार नहीं करते थे, तो रियासतों को सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिया जाता था। इसका उद्देश्य अनावश्यक युद्ध के बिना भारत में ब्रिटिश क्षेत्र बढ़ाना। क्या होता था ना कि जैसे मैंने कोई राजा है, उसका पुत्र नहीं हुआ, तो ये मेनली रूप से अगर कोई गोद भी लेता है किसी को, तो ये गोद जो लिया, ये इसका बारिश, मतलब ये तो गोद लिया तो बारिश बन गया, लेकिन इस बारिश को स्वीकार अंग्रेज नहीं करता था। यानी जिसके पास बारिश नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, वो क्षेत्र किसका हो जाएगा? ब्रिटिश के अधीन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाएगा। ये ऐसा 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 तो जुल्म किया भैया ये, ठीक है। आज कोई बोल दे कि उसका बाल बच्चा ना उसका ये ले ले, तो फिर देखे तो कितना सहना पड़ा है हमारे पूर्वजों को। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो है प्रश्न, सॉरी, अगला जो है आगे जो कह रहा है कि उदाहरण में आपका 1848 में जयपुर को बनाया गया राजा का कोई प्रतीक बारिश नहीं था, तो ब्रिटिश नियंत्रण में किया। 1849 में सैनी और जूनागढ़ को किया गया, बिना बारिश की स्थिति में अधिग्रहण कर दिया गया। 1854 में झांसी को राजा का उत्तराधिकारी नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई को बारिश स्वीकार नहीं किया गया था, अंग्रेजों ने अधिग्रहित किया गया था, ठीक है। तो वही है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो भारत, झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो ये आप लोग जानते होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे जब आप 9th-10th कर रहे होंगे, तो ठीक है। प्रमुख शर्तें क्या है कि बारिश एडॉप्ट हायर करना, मतलब जो है अंग्रेज से अनुमति लेकर ही शासक बन सकता था, ठीक है। यदि कोई बारिश नहीं है तो रियासत ब्रिटिश कंपनी के अधीन हो जाता था। नीति सभी भारतीय रियासतों पर लागू थी, चाहे वो मराठा रहे, राजपूत रहे या अन्य हो। प्रभाव इसका क्या पड़ा? सकारात्मक जो पड़ा ब्रिटिश के लिए कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का विस्तार हुआ। दूसरा क्या हुआ, कई रियासतें बिना युद्ध के अधीन कर ली गई, और प्रशासनिक और आर्थिक नियंत्रण में सुधार आया। और नकारात्मक जो हुआ भारतीय दृष्टिकोण से, भारत पर पड़ा राजनीतिक अस्थिरता, कई रियासतें ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गए। और 1857 का विद्रोह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे नेताओं ने विरोध किया, और भारतीय राजवंशों की स्वतंत्रता और पारंपरिक अधिकार समाप्त किया गया। ओके। और यहाँ पे अब मेरा क्वेश्चन सा स्टार्ट हो गया, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। इसे लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया, चलिए सही है। 1848 से 1848 से 1856 तक आपका लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल रहा था, तो ये भी आप याद रखिएगा।
पहला सही है। दूसरा कथन क्या है कि इस नीति के तहत अगर किसी रियासत का शासक हाई लेस होता है यानी उत्तराधिकारी नहीं है तो होता था तो रियासतें ब्रिटिश कंपनी के अधीन कर दिया जाता था। तो ये भी सही है। नीति केवल मराठों रियासतों पर लागू होती थी ऐसा नहीं है, सभी पे लागू हो जाता। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। मराठा राजपूत जितने भी थे सब पे लागू होता था। यहाँ पे कह रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की रियासत पर क्या हुआ। तो इसने क्या किया था आपका अंग्रेजों ने रियासत हड़प ली क्योंकि अडॉप्टेड हायर को अनुमति नहीं थी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। झांसी के राजा का कोई प्राकृतिक वारिस नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई एक अडॉप्ट किए थे को अंग्रेज ने स्वीकार नहीं किया। यह हड़प नीति का सीधा परिणाम था और बाद में 1857 में इस के विद्रोह का इसका विरोध किया। ठीक है, मतलब 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने विरोध किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत अधिकृत रियासतों का उदाहरण कौन है। झांसी हो गया, जूनागढ़ हो गया आपका। ठीक है, आपका ए और सी। ठीक है, ए और सी सिर्फ है, इसमें टीपू सुल्तान तो नहीं, ये आपका सहायक संधि के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, 1799 में। ठीक है, 1799 में जो लॉर्ड वेलेस्ली के तहत आएगा। और आगर जो था ना, आगर रियासत क्या था, हड़प नीति से जुड़ा नहीं है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहा जाता है, क्या कह रहा है आपका कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को विस्तार करना और राजवंशों की स्वतंत्रता बनाए रखना ऐसा नहीं था, और युद्ध की आवश्यकता को कम करना। ठीक है, तो 1 और 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए। नीति से राजवंशों की समाप्ति करना मतलब था, न कि आपका बनाए रखना। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के प्रमुख शर्तों में कौन सा गलत है। तो जो गलत है कि नीति केवल मराठों पर लागू होती थी ऐसा नहीं है, राजपूतों, मराठों और अन्य पे भी लागू होता था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत अधिग्रहित रियासतों में सही विकल्प चुनिए, कौन कौन था। तो ये आपका था आपका झांसी, आपका 1854 में हड़प लिया गया था। पुणे और टीपू सुल्तान के मामला अलग अलग था, ये भी आप याद रखिएगा। टीपू सुल्तान 1799 में आपका था। सिंधिया आपका 1800 सहायक संधि के तहत ही होता है। 1803 और 5 के आसपास इन लोग जब लड़ाई किया था तब हुआ था। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ जो लैप्स के परिणाम क्या हुए, तो ये आप याद रखिएगा। ये आपका भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व हुए, राजवंशों की स्वतंत्रता समाप्त हुआ। ठीक है, कई रियासतों ने विरोध किया जो 1857 के विद्रोह का कारण बना। तो 1, 2, 3 तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट किस प्रकार की नीति थी। तो ये क्या था, मतलब अधिग्रहण नीति थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, एनेक्सेशन पॉलिसी जिसको बोला जाता है, एनेक्सेशन। ठीक है, एनेक्सेशन पॉलिसी। ठीक है, एनेक्सेशन पॉलिसी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, क्या आगे चल रहे हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट किस प्रकार की नीति था। तो ये अधिग्रहण नीति था। ठीक है, अगला है क्या कह रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी, इसका कार्यकाल क्या था 1848 से 1856, और 57 के युद्ध से पहले ही ये चला गया था। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग बना था उस समय। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कैनिंग यही भारत का प्रथम वाइसराय भी बन के उभरा था। और आज का हमारा सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है इस टॉपिक का कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट का प्रमुख विरोध किसने किया था। तो ये किसने, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ओके, ये आपका 1854 में इनका मतलब जो राज्य था हड़प लिया गया था। ओके, तो आपको क्लास कैसा लगा और आपको क्या और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा, और लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए। जो भी नए लर्नर है प्लीज हमारा 1000 जो सब्सक्राइबर आप लोग बनिएगा, आपको वेब्स एकेडमी की तरफ से आपको गिफ्ट दिया जाएगा, स्टडी गिफ्ट। ठीक है, तो ओके, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, जय